अब रेस्पिरेटरी, तो रेस्पिरेटरी में कल कुछ हमने कुछ कर लिया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है। देखो श्वसन तंत्र के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहले आप ये देखिए, मतलब हमारे सामने एक तो श्वसन शब्द है, एक तंत्र शब्द है, यानी सिस्टम, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए जो श्वसन होता है वो श्वसन जो है उसमें हमारे शरीर के बहुत सारे अंग क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अब बहुत सारे अंग भाग लेते हैं इसलिए उसका नाम तंत्र दे देते हैं। अब तंत्र श्वसन होता है इनके माध्यम से, चलिए इसको हम बोलते हैं श्वसन। तो श्वसन में हमने ये देखा था कि सांस जब अंदर जाती है और सांस जब यानी कि वायु का अंदर जाना और वायु का बाहर आना, दो स्थिति थी। इन दोनों स्थिति को हमने नाम दिया था ब्रीथिंग। क्या नाम दिया था? ब्रीथिंग नाम दिया था, ठीक है। यानी कि जब सांस अंदर जाती है और सांस बाहर आती है तो उस स्थिति का नाम क्या था? ब्रीथिंग था। तो जब वायु अंदर जाती है तो उसको हम क्या कहते थे? हैं? निःश्वसन कहते थे। क्या कहते थे? निःश्वसन का नाम दिया जाता था, निःश्वसन। यानी कि इससे इनहेलेशन कहते थे। क्या कहते थे? इनहेलेशन। क्या नाम दिया गया था? इनहेलेशन। और जब वायु बाहर आती है मतलब सांस का अंदर जाना, मतलब नाक के द्वारा हमने सांस लिया और अंदर पहुंच गया इसमें, ठीक है, यानी फेफड़ों में पहुंच गया, तो सांस का अंदर जाना ये कहलाता है क्या? निःश्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? निःश्वसन कहलाता है। लेकिन सांस का बाहर आना यानी वायु का बाहर आना, यानी इसी के जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से बाहर आएगी, उसी रास्ते से बाहर आती है, तो वायु का बाहर आना क्या कहलाता है? निःश्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? निःश्वसन कहलाता है। तो जो निःश्वसन है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन। क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन कहते हैं। क्या नाम दिया जाता है इसको? एक्सहेलेशन नाम दिया जाता है। तो जो इनहेलेशन है, जब हमने वायु को अंदर ग्रहण किया था तो जब वायु अंदर जा रही थी, वायु को न जब ग्रहण किया गया था तो इसमें कौन कौन सी गैसें थीं? इसमें कौन कौन सी गैसें थीं? तो हमने देखा था इसमें तीन मुख्य रूप से गैसें थीं। तीन मुख्य रूप से गैसें थी। कौन कौन सी थी? तो एक तो नाइट्रोजन थी, एक ऑक्सीजन थी और CO2 थी, ठीक है। यानी कि तीन गैसें थी। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत थी? 78 यानी 78% थी। ऑक्सीजन कितनी थी? 21% थी। और CO2 कितनी थी? 0.03% थी, ठीक है। यानी इतना इसमें, यानी कि जब हम वायु ग्रहण करते हैं तो मुख्य रूप से देखा जाए इनहेलेशन में जो सांसें यानी जो वायु में जो गैसें जाती हैं वो तीन गैसें जाती हैं। और जब निःश्वसन होता है कि जब वायु बाहर आती है, फेफड़ों से जब वायु क्या होती है? बाहर आती है। तो जब बाहर आती है तो उसमें मतलब वायु का बाहर आना, ठीक है। और यहाँ पर ग्रहणी अंदर जाना, वायु का बाहर आना क्या कहलाता है? निःश्वसन या एक्सहेलेशन कहलाता है। अब जो वायु बाहर आती है तो इसमें कौन सी गैसें आती हैं? तो वापस वही वाली आती है। कौन कौन सी आती है? नाइट्रोजन आती है, ऑक्सीजन आती है और CO2 आती है, ठीक है। लेकिन N2 आती है तो 78% आती है। मतलब इन दोनों गैसों यानी ये नाइट्रोजन जब जाती है और जब वापस आती है तो दोनों में कोई भी एक्सचेंज नहीं देखने को मिलता है। यानी कि सीधे सीधे मतलब जितना गया है उतना ही वापस आया हुआ है। जबकि हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जब जाती है और जब बाहर आती है तो इसमें क्या होता है? इसमें कमी पाई जाती है। यानी ये वापस आती है कितना? 17% वापस आती है। कितना आती है? 17% वापस आती है, राइट। अब 70% वापस आती है। लेकिन CO2 जो होती है जब अंदर जाती है और जब बाहर आती है तो CO2 में क्या होती है? वृद्धि पाई जाती है। इसमें कमी पाई जाती है, इसमें वृद्धि पाई जाती है। तो इसमें कितना प्रतिशत वृद्धि पाई जाती है? तो यानी कि 4% या 4.5% ये लगभग क्या होती है? वापस आती है। यानी कि सांस का अंदर जाना यानी वायु का अंदर जाना और वायु का बाहर आना, इस स्थिति का नाम क्या है? ब्रीथिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। तो जब अब ब्रीथिंग जब होती है तो क्या गैसों का आदान प्रदान कुछ होता है? होता है या नहीं होता है? यानी होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो कौन सी गैसें एक्सचेंज होती हैं? तो दो गैसें एक्सचेंज होती हैं। कौन कौन सी दो गैसें होती हैं? एक होती है CO2, एक होती है O2। यानी O2 जब अंदर जाती है तो O2 अंदर जाती है 21% जाती है। लेकिन जब बाहर आती है तो कितना आती है? 17% आती है। कितना आती है? 17%। लेकिन CO2 जब अंदर जाती है तो 0.03% जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है तो कितना आती है? यानी 4% बाहर आती है या 4.5% बाहर आती है। तो दो गैसों में क्या होता है? एक्सचेंज देखने को मिलता है। और यही हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मतलब हमें यहाँ पर दिखा है कि ऑक्सीजन जो है वो क्या होगी? कम आई है, जबकि इसमें क्या आई है? यानी कि CO2 जो है वो ज़्यादा आई है। तो इसका मतलब यह हो रहा है कि ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है। इससे यही तो प्रतीत हो रहा है कि हमें क्या चाहिए? यानी ऑक्सीजन चाहिए। देखो नाइट्रोजन जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हमें
एक्सचेंज किस में मिल रहा है, यानी O2 मिल रहा है। और हालांकि CO2 भी हमें चाहिए होता है, CO2 हमारा बॉडी ही अपने आप बना देता है ना। क्या होता है, जब रक्त को शुद्ध करना होता है तो रक्त को शुद्ध करने में कौन सी का सहायक होती है, O2 सहायक होती है, यानी ऑक्सीजन। लेकिन जब रक्त अशुद्ध हो जाता है तो उसमें क्या मिल जाता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। तो इसका मतलब यह हो रहा है कि हमें ज़रूरत किसकी है, ऑक्सीजन की है। वो O2 हमारा बॉडी जो है वो ऑटोमेटिक बना देता है वो, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में क्या हो फ्लो होता रहता है, जिस कारण क्या होता है कि उसमें CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। और CO2 की जो मात्रा बढ़ी हुई होती है वह वापस जो आती है तो उसका प्रतिशत यहाँ बढ़ रहा है। जबकि जो ये 70% हो रहा है तो कम जो हो रही है वो इस CO2 के बढ़ने से नहीं हो रही है कम, वो क्या हो रही है, हमको इतना यानी कि कितना परसेंट कम हुई है, 4% कम हुई है। तो 4% जो है ना हमको ज़रूरत है, चूँकि मैंने आपको बता चुका हूँ उधर ही कि हमारे पास क्या होता है, सेल होती है हमारे सबसे छोटी इकाई, हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है। अब इस सेल के अंतर्गत देखा था हम लोगों ने, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता था। क्या होता था, माइटोकॉन्ड्रिया। वो जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो क्या करता था, ऊर्जा बनाता था। क्या करता था, ऊर्जा बनाता था। इसलिए इसे हम पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस। जब ये ऊर्जा बनाता है तो ऊर्जा किसके द्वारा बनाता था, क्रेब्स चक्र के द्वारा बनाता था। किसके द्वारा बनाता था, क्रेब्स चक्र के द्वारा। और क्रेब्स चक्र क्या करता था, ऑक्सीजन को लेने आता था। क्या करता था, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो लेने आया है वो कौन लेने आया है, यहाँ ध्यान रखना, कौन लेने आया, क्रेब्स चक्र के द्वारा लेने। अब ये क्रेब्स चक्र बताता है कि हीमोग्लोबिन लेने आता है ऑक्सीजन, कहाँ से, एल्वेओली से। कहाँ से लेने आता है, एल्वेओली से। तो हम क्या करते हैं, जो ये चीज़ें हैं उनको हम आगे इसमें बढ़ाते हैं और समझते हैं कैसे मतलब काम करती है इन चीज़ों को। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले इतना हमने कल पढ़ लिया था ना मेरे ख्याल से। इसके बाद में मैंने आपको श्वसन के कुछ मार्ग भी बताए थे, श्वसन के मार्ग प्रैक्टिकली आपके सामने चित्र भी है, तो इसको हम इजीली समझ भी पाएंगे सारी चीज़ों के बारे में। तो जो मार्ग हो गए हैं और जो चीज़ शेष रह गई हैं उनको हम आज करते हैं। ठीक है, देखो चलो ये नोट कर लिया सभी लोगों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो हम बात करते चूँकि हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, कौन सा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम उसी को ध्यान में रख करके इसका अध्ययन करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे सामने बात आती है कि जो ह्यूमन यानी कि मानव का है ना, जो मुख्य श्वसन अंग है, मानव का मुख्य श्वसन अंग किसे कहते हैं, मुख्य श्वसन अंग कौन सा है बताइए, अरे लंग्स है। क्या है, लंग्स है। ठीक है, नहीं फेफड़ा है। तो एक क्वेश्चन तो हमारे सामने सीधे सीधे ये बन जाता है कि मानव का मुख्य श्वसन अंग किसे कहते हैं, लंग्स को कहते हैं। यानी मानव जो सांस लेता है वो किसके द्वारा लेता है, तो लंग्स के द्वारा लेता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि मानव का जो श्वसन मार्ग है, मानव के जो श्वसन मार्ग है, ये मुख्य अंग था। अंग अलग चीज होती है, मार्ग अलग चीज होती है। तो मानव के श्वसन अंग लगभग 11 हैं। कितने अंग हैं, 11 है। और 11 में से हमने कल 8 के बारे में चर्चा की थी, 8 के बारे में चर्चा की थी। तो वो 8 के 8 मैंने आपको लिखे थे यहाँ पर, एक बार पुनः फिर लिख देते हैं इसको। सबसे पहले मानव का जो श्वसन अंग होता है वो देखो, ये नाक दिया गया, अगला वाला नाक है। अब देखो यहाँ समझने में भी आसानी होगी अब, क्योंकि कल मैंने अपने हाथों से 2D में चित्र बनाया था या 3D में चित्र है ये। तो इसका मतलब यह है कि हमें आसानी से और सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, नाक में 2 छेद होते हैं, ये 2 छेद। ठीक है, और इन छेदों का जो नाम होता है, सबसे पहला मार्ग जो होता है वो होता है नासिका छिद्र। क्या नाम होता है, नासिका छिद्र होता है। ठीक है, नासिका छिद्र। और दूसरा जो मतलब इसमें मार्ग होता है श्वसन का, वो होता है यहाँ पर देखो, जो हमारी हड्डी होती है, हड्डी देखो, जो नोज है ना, नोज का अगला भाग किसका बना है, पहले तो ये बताओ, नोज का अगला भाग किसका बना है, कार्टिलेज का बना है। इससे पहले हम स्केलेटन पढ़ चुके हैं। स्केलेटन में बताया हुआ है कि हमारी बॉडी जो भी स्केलेटन होता है हमारी बॉडी का, वो 2 तरीके से बना हुआ है। एक तो कार्टिलेज से बना हुआ है, एक बना हुआ है बोन से। कार्टिलेज बोले तो क्या, उपास्थि, और बोन बोले तो क्या, अस्थि। एंड अस्थि बोले तो क्या, हड्डी। हड्डी जो होती है 206 होती हैं, और जो उपास्थि होती हैं वो कान की और नाक की और बड़ी बड़ी हड्डियां जो होती हैं उनके नोक पर पाई जाती है, यानी उनके सिरों पर पाई जाती है। ऐसा हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं पहले से ही, तो इसको ही हम ध्यान रख रहे हैं। तो नासिका छिद्र बना किसका है, तो कार्टिलेज का बना है। मतलब जो आगे वाला हिस्सा है किसका बना है, कार्टिलेज का। तो यह भी क्या है, एक मार्ग है, किसका, श्वसन का मार्ग है। कौन सा, नासिका छिद्र, जो हमारा अगला वाला भाग होता है, जिसमें बालनुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बालनुमा संरचना पाई जाती है। यह भी क्या है, हमारा क्या है, श्वसन मार्ग है। तो पहला हमने मार्ग पढ़ लिया, श्वसन मार्ग ये वाला हो जाता है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने आता है नासिका कपाट। नासिका कपाट, नासिका कपाट बोले तो क्या, माने जो हड्डीनुमा संरचना है, मतलब जैसे ही ये कार्टिलेज यहाँ लगा हुआ है, उस कार्टिलेज के बाद में जो हमारे सामने जो रह जाता है उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम है क्या, उसका नाम हो जाता है हड्डी। जो वाला ये वाला हड्डी वाला रहता है, तो उसका नाम ये दिया हुआ है, क्या दिया है, उसका नाम नासिका छिद्र दिया है। क्या नाम दिया है, नासिका छिद्र दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो हमारे सामने रहता है, इसे सही कर लेते हैं, एक मिनट भैया। देखो इसके बाद में हमारे सामने आता है तीसरा जो अंग रहता है, वो क्या रहता है,
तो तीसरा हमारे सामने रहता है, देखो यहाँ से मान लेते हैं ये हड्डी नुमा संरचना ये वाली हो जाती है, ये कौन सी हो जाती है, नासिका छिद्र हो जाती है, और ये नासिका कपाट हो जाती है। उसके बाद में देखो ये हमारा मुख है, ये मुख से यहाँ पर देखो ये आ रहा है नहीं आ रहा है, ये मुख है। इसके बाद में ये नासिका कपाट यहाँ से यहाँ तक रहता है। तो नासिका कपाट के पीछे और मुख हुआ के मतलब पीछे, नासिका कपाट के नीचे यहाँ मान लो ये वाला, इस तो दोनों ही आपस में मिल रहे थे, यहाँ मान लो ये दोनों मान लो यहाँ पर, ठीक है। इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम है फेरिंग्स। क्या नाम है, फेरिंग्स नाम है, क्या नाम है, फेरिंग्स, ठीक है, ध्यान रखना। तीसरा जो हमारे सामने जो श्वास का मार्ग है वो क्या है, फेरिंग्स होता है। इसके बाद में हमारे सामने आता है, देखो फेरिंग्स के बाद में देखो ये तो है हमारी आहार नाल, ये तो है हमारी साइड में आहार नाल, ठीक है। और इसके बाद में हमारे सामने ये जो है वो है हमारी ट्रेकिया। क्या है, ट्रेकिया है, ये क्या है, ट्रेकिया है, ठीक है। अभी आगे दिखा रहा है। तो इस ट्रेकिया के यहाँ पर झिल्ली पाई जाती है, ट्रेकिया के यहाँ पर झिल्ली पाई जाती है, और इस झिल्ली का नाम होता है लेरिंग्स। क्या नाम होता है, लेरिंग्स नाम होता है, लेरिंग्स। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, लेरिंग्स। ट्रेकिया के ऊपर देखो पहला मार्ग बताया है नासिका छिद्र, तो नंबर लिख दे रहा हूं, नंबरिंग पहला ये हो गया नासिका छिद्र। दूसरा क्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो हड्डी नुमा संरचना है उसका नाम क्या है, उसका नाम है नासिका कपाट। और तीसरा जो हमारे सामने दिख रहा है वो क्या है, वो है फेरिंग्स, तीसरे नंबर पर यह आ गया। और चौथे नंबर पर जो हमारे सामने आता है वो क्या है, लेरिंग्स है। क्या है, लेरिंग्स है। लेरिंग्स जो है वो कहाँ पर, ट्रेकिया के ऊपर ये क्या है, एक संरचना पाई जाती है, एक मतलब झिल्ली पाई जाती है, ऐसे मान लो, ठीक है। जो जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मेरी जो आवाज़ निकल के आ रही है वो कौन बना रहा है मेरी आवाज़ को, तो वो आवाज़ कौन बना रहा है, लेरिंग्स बना रहा है। कौन बना रहा है, लेरिंग्स। इसे हम स्वर तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर तंत्र कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक और क्या आता है, एक हमारे सामने ट्रेकिया आता है। क्या आता है, ट्रेकिया। नेक्स्ट हमारा श्वसन मार्ग कौन सा है, ट्रेकिया है। और इस ट्रेकिया को हम क्या बोलते हैं, श्वास नली कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। ट्रेकिया को हम क्या नाम देते हैं, श्वास नली नाम देते हैं। और ट्रेकिया आगे चल करके देखो, यहाँ पर मैं कल भी दिखाया था आपको, ट्रेकिया आगे चल करके दो भागों में बट जाता है, ठीक है। ट्रेकिया आगे चलकर दो भागों में बट जाता है और दोनों भागों का नाम एक ही होता है। ट्रेकिया आगे चलकर दो भागों में बट जाता है और दोनों भागों का नाम एक ही होता है, और उस भाग का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है ब्रोंकाई। क्या नाम होता है, ब्रोंकाई नाम होता है। क्या होता है, ब्रोंकाई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ब्रोंकाई दो भागों में बट गया। और उसके बाद में क्या होता है, इस ब्रोंकाई के ऊपर संरचना पाई जाती है। देखो मैंने संरचना दिखाई दी आपको, देखो ये संरचना पाई जा रही है, इसमें अच्छे से हम देख भी सकते हैं सारी चीज़ों को, ये संरचना पाई जा रही है। तो इस संरचना का नाम, मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी बढ़ा दे रहा हूँ, ये ब्रोंकाई है, इसके ऊपर क्या है, संरचना पाई जाती है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, संरचना पाई जाती है। इस संरचना का नाम क्या, ब्रोंकियोलेज है। क्या नाम है, ब्रोंकियोलेज। इस संरचना का नाम क्या है, तो ब्रोंकियोलेज माना जाता है। क्या क्या है, इसका नाम ब्रोंकियोलेज है। अब इस ब्रोंकियोलेज पर क्या होता है, इस ब्रोंकियोलेज पर ढिमरी पाई जाती है। देखो यहाँ पर भी दिखा रहा है गोल गोल ढिमरी, ठीक है। क्या होती है, इस पर क्या गोल गोल ढिमरी सी पाई जाती है, ठीक है, मकोई जैसी, ठीक है, मकोई को जानते हैं, ये ब्रोंकियो। तो इसके बाद में ब्रोंकियोलेज पर एक गोल गोल ढिमरी पाई जाती है, उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है वायुकूपिका। क्या नाम होता है, वायुकूपिका। वायुकूपिका या एल्वोइली। क्या होता है, एल्वोइली, एल्वोइली, ठीक है। वायुकूपिका या एल्वोइली या वायुकोष्ठ, ये सारे नाम होते हैं इसमें, इसके अंतर्गत। तो देखो सांस जब अंदर जाती है तो किस मार्ग से जाती है, तो ये हमारे सांस के 8 मार्ग हैं। कितने मार्ग हैं, 8 मार्ग हैं। कितने मार्ग हैं, 8 मार्ग, ध्यान रखना। यानी नासिका छिद्र 1 नंबर पर दिया हुआ है, दूसरे नंबर पर नासिका कपाट दिखाया है, तीसरे नंबर पर फेरिंग्स दिखाया है, चौथे नंबर पर लेरिंग्स दिखाया है, और 5वें नंबर पर कौन सा है, तो 5वें नंबर पर क्या है, ध्यान रखना, ट्रेकिया है। क्या है, ट्रेकिया। इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, ट्रेकिया है। इसके बाद हम लोगों ने बात की है ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकाई। तो ट्रेकिया आगे चलकर 2 भागों में बट जाता है, ये 2 भागों में दिख रहा है हमें, व्हाइट कलर का दिख रहा होगा यहाँ तक। इधर एक लंग्स में इन्होंने दिखाया नहीं है, लेकिन हमें एक लंग्स को इन्होंने क्या किया, 2D या 3D के रूप में दिखा दिया है, ऊपर का परत हटाने के बाद में ये हो गया। उसके बाद में क्या, ब्रोंकियोलेज है, यानी इसके ऊपर संरचना पाई जाती है, यानी कि ब्रोंकियाई के ऊपर क्या होती है, एक संरचना पाई जाती है। उस संरचना का नाम क्या, पतली सी संरचना मान लीजिए, उसका नाम क्या है, ब्रोंकियोलेज है। और इस ब्रोंकियोलेज के ऊपर गोल गोल ढिमरी सी पाई जाती है, गोल गोल ढिमरी सी, और गोल गोल ढिमरी सी पाई जाती है, उनका नाम क्या है, वायुकूपिका नाम है। क्या नाम है, वायुकूपिका नाम है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होता है, इसको फिर क्या कर देते हैं ये लोग, इसके ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, एक परत चढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, एक परत चढ़ा देते हैं। और इस परत का नाम क्या है, इस परत का नाम है प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या नाम है, प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन। इस परत का नाम क्या है, तो प्लूरा मेम्ब्रेन है। प्लूरा मेम्ब्रेन मतलब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जो फेफड़े हैं, हमारे जो लंग्स हैं, वो किस झिल्ली में बंद होते हैं, तो उस झिल्ली का नाम क्या है, प्लूरा मेम्ब्रेन है। क्या नाम है, प्लूरा मेम्ब्रेन है। तो देखो पहले हमने ओवरऑल देखा जाए तो पूरा लंग्स बना लिया, कंप्लीटली लंग्स कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि इस प्रकार से कहीं ना कहीं देखा जाए हमारा ये टोटल मार्ग है इतने। अब मेन जो मुख्य अंग है वो कौन सा है, लंग्स ही तो है।
मतलब मैं आपसे यहाँ से बोलूँ कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ से हम क्या करते हैं, इस नली को बाहर निकाल देते हैं, ट्रेकिया को, या स्वरतंत्र लगा हुआ है ना, इस स्वरतंत्र को बाहर, यानी कि इस यहाँ से नली को इसको बाहर निकाल देंगे, तो हमारी सांस चलती रहेगी या नहीं चलती रहेगी? चलती रहेगी, कोई समस्या नहीं होने वाली है। क्योंकि लंग्स ही क्या करता है, सांस को अंदर ले जा रहा है और सांस को बाहर छोड़ रहा है। लंग्स ही क्या कर रहा है, सांस को अंदर ले जा रहा है और सांस को बाहर छोड़ रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं ये काम करता रहेगा। ठीक है, तो नासिका छिद्र, नासिका कपाट, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलेस और वायुकुपिका, ये जितने भी श्वसन के मार्ग हैं, ये इन सब से मिलकर क्या हो रहा है, फेफड़ा जो हो रहा है, इन सब की हेल्प से क्या कर रहा है, यानी कि सांस को क्या कर रहा है, आवागमन करता रहता है। ठीक है, इसके नीचे मैंने आपको कल बताया था कि हमारी सांस हम अंदर खींच तो लेते हैं, लेकिन सांस बाहर कैसे आती है, तो बाहर भेजने का काम कौन करता है, तो वो करता है डायफ्राम। कौन करता है, डायफ्राम। तो नीचे देखो ये डायफ्राम का चित्र दिखाई दे रहा है, ये क्या है, डायफ्राम है। ठीक है, इसका नाम क्या है, डायफ्राम है। ठीक है, तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है, डायफ्राम। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, डायफ्राम। डायफ्राम। तो हमारी सांस को बाहर भेजता कौन है, मतलब देखो इनहेलेशन किया तो इनहेलेशन तो तुम अपने आप कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है इनहेलेशन को। लेकिन जब एक्सहेलेशन करते हो, तो जो एक्सहेलेशन मतलब क्या होता है कि जब सांस बाहर आती है तो उस सांस को बाहर भेजता कौन है, तो उसको भेजता है डायफ्राम। कौन भेजता है, डायफ्राम। कैसे पता लगता है, देखो कभी कभी हम क्या करते हैं, जब हम सांस को खींचते हैं तो खींचने के बाद में खींच लेते हैं आराम से और खींच के अंदर हम खड़ी कर लेते हैं, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कि कोई धक्का मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, यानी कि कोई दबाव दे रहा है जिससे कि हमारी सांस बाहर को आने की कोशिश कर रही है। तो बाहर जो दबाव दे रहा होता है, दबाव कौन दे रहा होता है, वो डायफ्राम दे रहा होता है। कौन दे रहा होता है, डायफ्राम। तो लंग्स के नीचे क्या लगा होता है, डायफ्राम, जो हमें क्या करता है, एक्सहेलेशन कराता है। क्या करता है, एक्सहेलेशन कराता है। इनहेलेशन हम स्वयं कर सकते हैं, लेकिन एक्सहेलेशन कौन कराता है, तो एक्सहेलेशन कराता कौन है, तो आपको ध्यान रखना कौन कराता है, डायफ्राम कराता है। कौन कराता है, डायफ्राम कराता है। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? तो डायफ्राम क्या होता है, लंग्स के नीचे लगा हुआ होता है। लंग्स के नीचे कौन लगा होता है, डायफ्राम लगा होता है। ठीक है, तो एक एक करके इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा करते चली जाइए, है ना, एक एक करके। पहले डालिए नासिका छिद्र, क्या होता है इसके बारे में पढ़िए थोड़ा सा। नासिका छिद्र, इसमें करिए सबसे पहले नासिका छिद्र के अंतर्गत ये देखो, यह बालनुमा संरचना होती है। यह बालनुमा संरचना होती है। यह नाक का अगला भाग होती है। यह नाक का अगला भाग होती है। यह नाक या नोज का अगला भाग होती है, जो धूल कणों को जाने से रोकती है। जो धूल के कणों को जाने से रोकती है। ठीक है ना। अब देखो कुछ लोग इसका भी वैक्सिंग करा लेते हैं। करा लेते नहीं करा लेते। वैक्सिंग का मतलब यह है कि काट, इनके जो बाल होते हैं वो काट लेते हैं, साफ सफाई ज़्यादा कर लेते हैं, उनको पसंद नहीं है गंदगी, तो इसके साफ सफाई कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर तुम ऐसा करते हो, नाक के बाल अगर तुम काटते हो, तो इससे क्या होता है, इससे तुम्हारे अंदर धूल कट जाएंगे, और धूल कट जाएंगे तो लंग्स खराब होने के जल्दी चांस रहेंगे। सही मारा नहीं, एल बोली भर जाएगी, उसके बाद में लंग्स खराब हो जाएगा। इससे बेटर क्या है कि जो प्रकृति ने आपको दिया है उससे छिड़कानी नहीं करनी है ना। तो इससे क्या, बाल वगैरह जो है ना एकदम क्लीन करके नहीं रखना होता है, थोड़े बहुत रहते हैं, तो उससे क्या होता है जो हमारे धूल कण होते हैं वो रुक जाते हैं। ठीक है, तो कहीं पर प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, तुम सांस ले रहे होगे तो इजीली क्या है, आपको समस्या नहीं आएगी। अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो हम युवा हैं, लेकिन ये बुढ़ापे पर क्या होता है, हमें दिक्कत देता है। और कभी कभी कोई ज़्यादा सफाई रखता है तो आगे चल कर उसे अभी ही दिख जाएगा ये, क्योंकि जैसे धूलकण अंदर जाएंगे तो एल्बोली भरना स्टार्ट हो जाएगी, और भरना स्टार्ट हो जाएगी तो दिक्कत होगी फिर। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो नासिका छिद्र में जो बालनुमा संरचना पाई जाती है वो नाक के अगले वाले भाग में पाई जाती है, जो क्या करती है, जो धूलकणों को अंदर जाने से रोकती है। ठीक है, दूसरा डालिए आप नासिका कपाट। नासिका कपाट, नासिका कपाट, नासिका कपाट क्या करता है, तो नासिका कपाट के बारे में करिए। देखो इसकी दीवारों पर म्यूकस पाया जाता है, मतलब देखो इसकी दीवारों पर म्यूकस पाया जाता है। इसकी दीवारों पर म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस मतलब क्या, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ, मतलब जो बलगम का निर्माण करता है। किसका, बलगम का निर्माण करने वाला जो पदार्थ है उसका नाम क्या है, म्यूकस नाम है। क्या नाम है, म्यूकस। तो एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जो धूल के कणों को चिपका लेता है, जो
धूल के कणों को चिपका लेता है, जो धूल के कणों को चिपका लेता है, जो धूल के कणों को चिपका लेता है, धूल के कणों को चिपका लेता है। ठीक है, मतलब देखो ईश्वर को पता था कि आदमी बहुत दरिद्र होने वाला है, कि वो मानेगा नहीं, साफ सफाई ज़्यादा करेगा, इसलिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा वर्जन लगा दिया इसमें जिसका नाम है म्यूकस। तो क्या हुआ, अगर मान लो तुमने आगे वाली सफाई कर ली है ज़्यादा, तो पीछे वाला सफाई तो नहीं कर सकते हो ना। अब क्या करेंगे, अब ईश्वर ने क्या कर दिया, इसमें एक नासिका कपाट दिया है, और उस नासिका कपाट के ऊपर क्या लगा दिया है, एक म्यूकस के बना दिया है। और म्यूकस क्या करता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। अब तुम जैसे सांस ले रहे होगे तो धूलिकण मान लो अगर नासिका छिद्र से अंदर चले जाते हैं तो म्यूकस पर चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं म्यूकस पर, उसी को बोलते हैं नकुआ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब वो क्या होता है, वो गंदगी ही तो होती है, फिर तुम साफ सफाई करते हैं अकेले में जा करके। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो वो चीज़ हो जाती है, तो वो कैसे बन जाता है, वो म्यूकस चिपचिपा पदार्थ होता है ना, वो उसी के ऊपर चिपक जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, वो हम साफ सफाई कर लेते हैं। तो ईश्वर नहीं बना, अगर डायरेक्ट अगर संपर्क होता, मान लो देखो कभी कभी कुछ व्यक्ति क्या होता है, जैसे हम लोग अगर मुख से सांस ले रहे होंगे ना, तो मुख से अगर तुम रोज सांस लेते रहे अंदर मान लो, तो धूले कण सीधे जाएंगे अंदर, क्योंकि इसमें अब कोई रोकने वाला ही सिस्टम नहीं है। यहाँ पर 2 परतें लगाई हैं ईश्वर ने, कितनी परतें लगाई हैं, 2 परतें। एक तो नासिका छिद्र लगाया था, अगर तुमने यहाँ से साफ सफाई कर लिया है तो इसके बाद में ये से लगा दिया, तो ये तो रोक रहा है, कम से कम ये रोक लेगा। लेकिन क्या होता है, अगर सीधे सीधे आपने माउथ से सांस लिया है, तो माउथ में तो फेरिंग्स है ना सीधे से, और फेरिंग्स किसी को रोकता नहीं है। फेरिंग्स कहता आने दो, आने दो, वो जाने देगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब आने देगा तो क्या होगा, तुम्हारा एल्वोली भर जाएगा, तो लंग्स बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि नासिका छिद्र और नासिका कपाट जो होते हैं वो हमारा क्या काम कर रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों क्या काम कर रहे हैं, जो धूले कण होते हैं उनको रोकते हैं। एक नासिका कपाट में एक चीज़ और होती है जो हमें सुगंध और दुर्गंध का आभास कराती है। मैं आपसे बोलूं कि हमारी जैसे हम जबकि मतलब सांस लेते हैं तो सांस लेने पर दुर्गंध और सुगंध का आभास होता है। तो इसमें क्या होता है, करोड़ों की संख्या में एक ऑल फैक्ट्री लोब पाया जाता है। ऑल फैक्ट्री लोब, ऑल फैक्ट्री लोब, ऑल फैक्ट्री लोब पाया जाता है। करोड़ों की संख्या में ये छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं म्यूकस की दीवारों पर ही। तो यही क्या करता है, सुगंध और दुर्गंध का आभास कराता है। तो लिख लीजिएगा, सुगंध और दुर्गंध का आभास कौन कराता है, ऑल फैक्ट्री लोब। सुगंध और दुर्गंध का आभास ऑल फैक्ट्री लोब कराता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो नासिका कपाट पर। कहाँ पाया जाता है, तो नासिका कपाट पर पाया जाता है, ऑल फैक्ट्री लोब। ठीक है, ये जब मैं आपको सेंसरी ऑर्गन्स पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक आता है सेंसरी ऑर्गन्स, यानी 5 ऑर्गन्स हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्पेशली आपको पढ़ाया जाएगा नोज के बारे में। तो नोज के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको वहीं दी जाएगी, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं अभी रेस्पिरेटरी पढ़ रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी के हिसाब से जो यहाँ पर जरूरत है उतना मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो बाकी शेष जो भाग मिलेगा वो आपको वहीं मिलेगा जहाँ पर हम सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स का डालिए फेरिंग्स हेडिंग। तो फेरिंग्स का काम क्या है, तो देखो फेरिंग्स के बारे में सबसे पहले देखो फेरिंग्स कहाँ पाया जाता है, तो देखो नासिका कपाट के पीछे, नासिका कपाट के नीचे, लिखो नासिका कपाट के नीचे, नासिका कपाट के नीचे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए फेरिंग्स, और उसमें लिखिए नासिका कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे, मुख गुहा के पीछे पाया जाता है। नासिका कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे पाया जाता है, मुख गुहा के पीछे पाया जाता है, मुख गुहा के पीछे पाया जाता है। इसे ग्रसनी कहते हैं, ग्रसनी हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रसनी, ध्यान रखना, ग्रसनी। ग्रसनी, ग्रासनली तो वो अलग होती है जो हमारा भोजन अंदर लेके जाती है अमाशय में। तो अमाशय और मुख गुहा से जुड़ी हुई जो नली होती है उसका नाम ग्रासनली होती है, जिसे ओइगोफेगस कहते हैं। तो वो आगे जब हमें आपको डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ाएंगे तो बताया जाएगा सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो फेरिंग्स क्लियर हो जाएगा। फेरिंग्स के बारे में आप केवल ध्यान रखना है। फिर देखो जो हमारा मुख होता है ना, उस मुख के अंदर क्या होता है, घंटा सा होता है, जिसे हम टाउनशिप कहते हैं, लटका हुआ घंटा सा होता है ना, जो आप ये कह सकते हो हमारे भोजन को सैनिटाइजर करता है। वो हमारे भोजन को सैनिटाइजर क्या है, या हमारी बॉडी का सैनिटाइजर मान सकते हो, जो टाउनशिप लटका हुआ होता है, उससे निकलता है एक लाइसोजाइम एंजाइम। और लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। क्या करता है, कीटाणु को नष्ट कर देता है वो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो घंटा सा लटका हुआ होता है वो पीछे की तरफ, घंटे के लटके हुए के पीछे की तरफ, और नाक का जो वाला भाग है उसके नीचे की तरफ जो पाया जाता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, फेरिंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेरिंग्स। अब डालिए लेरिंग्स। लेरिंग्स का काम क्या है, वही घाटी रखने का काम करता है, वही जो खांसी वगैरह होती है वो
तो ढक्कन का ही तो काम करता है, जब जैसे वो आता है भोजन, और ये ग्रसनी ये भी तो होती है, सांस भी उसी मार्ग से लेता है, उसी मार्ग हाँ उसी से लेते हैं। आता है। आगे देखो सारी, होते हैं। देखो सारी चीज़ें एक साथ में नहीं बता सकते, लेकिन बताएंगे तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या है, धीरे धीरे करके मैं सारी आपको नॉलेज देने वाला हूँ। यहाँ क्या लगा हुआ था, अगर यहीं पे चर्चा करने लगूँ तो इसे भूल जाओगे फिर, है ना। तो इसलिए क्या, जैसे ही रिदम से चलते हैं सारे सारे, जिससे कि आपको इजीली समझ में आए सारी चीज़ें। आपका लेरिंग्स की बात करते हैं। लेरिंग्स को हिंदी में कहते हैं स्वरतंत्र। क्या कहते हैं? स्वरतंत्र। स्वरतंत्र क्या कहते हैं इसको? स्वरतंत्र। इसके बारे में करिए, ये लिखिए, यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। ग्रसनी बोले तो क्या, फेरिंग्स के नीचे पाया जाता है। यह फेरिंग्स के नीचे पाया जाता है, फेरिंग्स के नीचे पाया जाता है। यह आवाज निकालने में सहायक 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 है। आवाज निकालने में सहायक है। ठीक है। अतः इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। अतः इसे वॉइस बॉक्स, तुमने पूछेगा हमारी बॉडी में वॉइस बॉक्स कहाँ पाया जाता है, अतः इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, लेरिंग्स को कहते हैं। किसे कहते हैं? लेरिंग्स को, वॉइस बॉक्स। ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम किसे, कौन करता है? तो सेरिंग्स करता है। कहीं पर नोट करके लिखो, यहीं पर ही, पक्षियों में वॉइस बॉक्स का कार्य, वॉइस बॉक्स यानी पक्षी जो आवाज़ निकालते हैं वो किसके द्वारा निकालते हैं? तो पक्षियों में वॉइस बॉक्स का कार्य सेरिंग्स करता है। सेरिंग्स, सेरिंग्स करता है। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का कार्य सेरिंग्स करता है। सेरिंग्स। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्लियर रहेगा था ना। अब पढ़ते हैं आगे, हमारे सामने आता है ट्रेकिया। क्या है? ट्रेकिया। तो ट्रेकिया डालो हेडिंग, ट्रेकिया। ट्रेकिया में करो, देखो, इसके द्वारा वायु फेफड़ों के अंदर तक जाता है। इसके द्वारा वायु फेफड़ों के अंदर तक जाता है। इसके द्वारा वायु फेफड़ों के अंदर तक जाता है। वायु फेफड़ों के अंदर तक जाता है। वायु फेफड़ों के अंदर तक जाता है। ट्रेकिया के बाहर कार्टिलेज की एक सुरक्षा परत लगी होती है। ट्रेकिया के बाहर, ट्रेकिया के बाहर कार्टिलेज की एक सुरक्षा परत लगी होती है। ट्रेकिया के बाहर कार्टिलेज की एक सुरक्षा परत लगी होती है। कार्टिलेज मतलब उपास्थि, कार्टिलेज की एक सुरक्षा परत लगी होती है, जिसे हाइलिन कहते हैं। जिसे हाइलिन कहते हैं। इसको तुम देखो, यहाँ देखो अब आराम से, जिसे हाइलिन कहते हैं। जिसे हाइलिन कहते हैं। हाइलिन, देखो ऐसे मान लो कि ये कोई पाइप है, इस पाइप, ये पचके ना पाइप, ये पाइप पिचके ना, तो इस पाइप के ऊपर का रिंग चढ़ा दी जाती है, जिससे कि वो पाइप क्या हो, फूला का फूला रहे, यानी कि एयर आए तो इजीली अंदर चली जाए और अब वापस आ जाए, ऐसा कंडीशन होता है। तो देखो जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है ना, ये इसमें दिख रहा है ना, ये व्हाइट कलर का, तो ये जो कंडीशन है ना, ये वाली, इसका नाम क्या है? इसका नाम ही हाइलिन है। यानी कंप्लीटली देखा है, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या होता है, ये हाइलिन का क्या है, परत चढ़ा हुआ होता है। और हाइलिन क्या करता है, इस पाइप को पचकने नहीं देता है। जो हमारा ट्रेकिया है, श्वास नली है, अगर ये पचक जाएगा तो श्वास अंदर जाएगा ही नहीं, और इसे खोलने वाला पर कोई है नहीं है। तो पहले से ही प्रकृति यानी कि भगवान ने क्या किया है, इसके ऊपर एक हाइलिन लगाया हुआ है। अरे जिस प्रकार से हम कोई पाइप लगाते हैं अपने भी अपने घरों में, तो उस पाइप को एक्स्ट्रा जो सुरक्षा देते हैं, एक्स्ट्रा, तो क्या करते हैं, रिंग पहनाते हैं, एक रिंग, उस रिंग से क्या होता है, वो पाइप जो होता है और मजबूत हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या मजबूत कर दिया गया है, क्या करें, मजबूत। तो वो मजबूत किससे है? मैं बोलूँगा ट्रेकिया जो पचकेगा नहीं, तो पचकेगा क्यों नहीं? क्योंकि इसमें हाइलिन का एक परत चढ़ा हुआ है। क्या चढ़ा हुआ है? हाइलिन का एक परत। तो तुमसे पूछेगा हाइलिन कहाँ पाया जाता है, तो ट्रेकिया के ऊपर। कहाँ पाया जाता है? ट्रेकिया के ऊपर पाया जाता है। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है? ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करिए, ट्रेकिया आगे जाकर दो शाखाओं में बट जाती है। ट्रेकिया आगे जाकर दो शाखाओं में बट जाती है। मैंने दो शाखाओं में बताया आपको। ट्रेकिया आगे जाकर दो शाखाओं में बट जाती है। ट्रेकिया आगे जाकर दो शाखाओं में बट जाती है। दो शाखाओं में बढ़ जाती है, और दोनों शाखाओं का नाम एक ही है ना, दो शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसका नाम क्या है? ब्रोंकाई। देखो, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं।
ठीक है। आगे जाकर ब्रोंकाई कई शाखाओं में टूट जाती है, आगे जाकर ब्रोंकाई कई शाखाओं में टूट जाती है, आगे जाकर ब्रोंकाई कई शाखाओं में टूट जाती है, कई शाखाओं में टूट जाती है, जिसे ब्रोंकियोलेज कहते हैं, जिसे ब्रोंकियोलेज कहते हैं। आगे जाकर ब्रोंकाई कई शाखाओं में टूट जाती है, जिसे ब्रोंकियोलेज कहते हैं, जिसे ब्रोंकियोलेज कहते हैं, जिसे ब्रोंकियोलेज कहते हैं, जिसे ब्रोंकियोलेज कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट करना, इसी में पॉइंट कर लिख लीजिएगा। ब्रोंकियोलेज के सिर पर गोल संरचना पाई जाती है, ब्रोंकियोलेज के सिरों पर, ब्रोंकियोलेज के सिरों पर गोल संरचना पाई जाती है, ब्रोंकियोलेज के सिरों पर गोल संरचना पाई जाती है, जिसे एल्वोइली, जिसे एल्वोइली या वायुकुपिका कहते हैं, जिसे एल्वोइली या वायुकुपिका कहते हैं, एल्वोइली या वायुकुपिका कहते हैं, एल्वोली या वायुकुपिका कहते हैं। ठीक है ना। अब आगे बात करिए। अब चूंकि एल्वोली मिल गया है और एल्वोली के ऊपर क्या होता है, एक परत चढ़ा देते हैं ना। तो देखो एल्वोली के ऊपर एक परत चढ़ा हुआ होता है, कंप्लीट देखा है, हजारों की संख्या में एल्वोली होती है ये। तो एल्वोली के ऊपर एक परत चढ़ा हुआ होता है, जिसे प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। एल्वोली के ऊपर एक परत चढ़ा हुआ होता है, एल्वोली के ऊपर एक परत चढ़ा हुआ होता है, जिसे प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फेफड़ों की झिल्ली है ना, या फेफड़ों की झिल्ली किसे कहते हैं, तो प्लूरा मेम्ब्रेन को ही कहते हैं। ठीक है ना। तो हमारे सामने क्या, ये जैसे ही परत चढ़ जाता, अब बोलते हैं लंग्स बन गया। क्या हो गया है, लंग्स बन गया है। क्लियर हो या नहीं आया। अब हेडिंग डालो लंग्स। क्या, लंग्स यानी फेफड़े या फेफड़ा, फेफड़ा। ठीक है। इसके बारे में लिखो, फेफड़ा के बारे में लिखो। यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है, यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। वक्ष बोले तो क्या, छाती है ना, छाती के अंदर ही तो पाया जाता। रिप्स बताया था मैं आपको, स्टर्नम, रिप्स जो जुड़ी हुई है, किस पर जुड़ी हुई है, स्टर्नम पर। टोटल वक्ष गुहा में कितनी हड्डियां होती हैं, 25। कितनी होती है, 25। 24 तो रिप्स होती हैं, उसके बाद में एक स्टर्नम होता है, तो इसके हिसाब से कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है। तो इन अंदर खोली तो है, कवरी तो होता है, इसके अंदर क्या आ रहा है, हार्ट भी है, इसके अंदर लंग्स भी है, इसके अंदर किडनी भी है, इसके अंदर लीवर भी है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब क्या है, सारी की सारी चीज़ कहाँ होती है, इसके अंदर होती हैं। और ये क्या करता है, एक्सियल स्केलेटन कहलाते हैं यह। और यह हमारी बॉडी में जो अनमोल अंग होते हैं उसकी सुरक्षा करता है। क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो इसके अंतर्गत हम ये कर सकते हैं लंग्स के बारे में। तो लंग्स में आप करिएगा, यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है, यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है, यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है, यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है, मुख्य श्वसन अंग है। फेफड़ा, फेफड़ा प्लूरा मेम्ब्रेन द्वारा ढका हुआ होता है, फेफड़ा प्लूरा मेम्ब्रेन द्वारा ढका हुआ होता है। प्लूरा इसी का ही नाम होता है प्लेयूरल, ध्यान रखना, प्लेयूरल, प्लेयूरल, प्लूरा या प्लेयूरल मेम्ब्रेन। ठीक है। प्लेयूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा, जो भी नाम है आपको ध्यान रखना दोनों को। प्लेयूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका हुआ होता है। ठीक है। फेफड़ों को फुसफुस भी कहते हैं, फेफड़ों को फुसफुस भी कहते हैं, फुसफुस या पल्मोनरी, फेफड़ों को फुसफुस या पल्मोनरी भी कहते हैं, फेफड़ों को फुसफुस या पल्मोनरी भी कहते हैं, पल्मोनरी भी कहते हैं। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देता है, फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देता है, फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देता है, जिससे रक्त का शुद्धिकरण होता है, जिससे रक्त का शुद्धिकरण होता है। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देता है, जिससे रक्त का शुद्धिकरण होता है, जिससे रक्त का शुद्धिकरण होता है।